नमस्ते, मैं अभिषेक हूँ। ये स्कूल ऑफ कॉमन्स है और आज हमारे मेहमान हैं सुपरिचित कवि और लेखक और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हिंदी के अध्यापक डॉक्टर रामाज्ञा राय शशिधर, जिसका 1000 वर्षों से अधिक का इतिहास है, जिसके कुल में मीरा, तुलसी, जायसी, कबीर से लेकर मुंशी प्रेमचंद, रामधारी सिंह दिनकर और जयशंकर प्रसाद जैसी विभूतियां पल्लवित हुई हैं और जिसने जनमानस को विचार, बलिदान और संघर्ष की प्रेरणा दी। ऐसे हिंदी साहित्य से रूबरू होना समृद्धि का एहसास देता है और जब इस यात्रा के सूत्रधार प्रोफेसर रामाज्ञा राय शशिधर हों तो एहसास दोगुना हो जाता है। रामाज्ञा राय शशिधर हिंदी के सुपरिचित कवि और लेखक हैं। पूरे समय में नींद उनका चर्चित कविता संग्रह है। उन्होंने कई पुस्तकों और पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया है। वर्तमान में वे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के हिंदी विभाग में अध्यापन कर रहे हैं। उनका लक्ष्य हिंदी साहित्य और लोक के बीच निरंतर बढ़ती खाई को कम करना है। दिनकर की जमीन से आने वाले प्रोफेसर शशिधर की रचनाशीलता ऊर्जा देती है। उनके विचारों में एक सार्थक तीखापन मिलता है और कविताओं में वास्तविकता की गंध। एक उदाहरण देखिए, फिर आज की एक्स्ट्रा क्लास शुरू करते हैं। मैं रेशम का कीड़ा होता तो पहले खाता फिर कमाता, आदमी होता तो पहले कमाता फिर खाता। आप ही बताइए मैं कौन सी प्रजाति हूँ? पहले और बाद में केवल कमाता हूँ, कब्र की मिट्टी के अलावा कुछ नहीं खाता हूँ। शुरू करते हैं। आज हिंदी साहित्य की एक्स्ट्रा क्लास हम आपसे सीखने आए हैं हिंदी साहित्य के बारे में। शुरुआत से हम समझना चाहेंगे, इसका इतिहास हम बात करते हैं 1000 वर्षों से ज़्यादा का है। कहाँ से ये शुरू हुआ था, कैसे ये शुरू हुई थी और ये भाषा कहाँ से आई? बहुत दिलचस्प सवाल से आपने इस बातचीत का आरंभ किया है। 1000 साल पहले से हिंदी साहित्य का इतिहास शुरू होता है। रामचंद्र शुक्ल ने ये कहा है कि साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है, लेकिन वे कहना भूल गए कि साहित्य अगर जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है तो वह प्रतिबिंब भाषा में ही बनता है। 1000 साल पहले भाषा और साहित्य के रूप में जब हिंदी साहित्य शुरू हुआ था तो उस दौर में बिल्कुल स्थिति भिन्न किस्म की भारत की थी, उत्तर भारत की थी, जहाँ हिंदी भाषा और साहित्य बन रहा था। देखिए, हिंदी साहित्य को हम पुरानी हिंदी से निकलते हुए देखते हैं। हमारे देश में एक संस्कृत की धारा थी और दूसरी धारा जन भाषा की थी, जिसे हम कभी पाली कहते थे, प्राकृत कहते थे, बाद में अवहट्ट कहते आए। और यह जो जन भाषा वाली धारा थी, जनता की भाषा वाली धारा थी, वही साहित्य की भाषा में बदल गई। जाहिर है कि जन भाषा में जब यह साहित्य आना शुरू हुआ 1000 साल पहले, तो इसमें नानक आ गए, सरहप्पा आ गए, इसमें जैन, बौद्ध और नाथ के ढेर सारे कवि आ गए। उसके साथ साथ वो दरबारी दौर था राजतंत्र का, तो दरबार में भी रचनाकार रहते थे, तो वो रचनाकार भी अपनी कविता को लेकर आ गए। विद्यापति आ गए, अमीर खुसरो आ गए और इस तरह से हिंदी का गुलदस्ता 1000 साल पहले बना। हाँ, हमें ध्यान रखना चाहिए 1000 साल पहले बिल्कुल हिंदी नई भाषा के रूप में आ रही थी और साहित्य भी बिल्कुल नए रूप में आ रहा था। सर, भाषा और साहित्य में क्या अंतर होता है? अद्यतन जो खोज है भाषा के बारे में वह यह है कि भाषा मनुष्य की संपूर्ण चिंतन अभिव्यक्ति का माध्यम भी है और वह हमारे चिंतन का एक तरह से आप कह सकते हैं कि प्रोसेस और चिंतन को रखने वाला कंटेनर भी है। तो भाषा तो ये है। अब जाहिर है कि एक बर्तन है तो उस बर्तन में सामान तो रहेगा, तो साहित्य उसी बर्तन में रहता है। वो मस्तिष्क के भीतर भी रहता है, वह बाहर भी किताबों में रहता है, डिजिटल फॉर्म में भी रहता है। तो भाषा और साहित्य में मूलतः यह अंतर है कि भाषा सामान्य जन के इस्तेमाल की चीज़ है। भाषा के बिना मनुष्य नहीं रह सकता है, साहित्य के बिना रह सकता है। भाषा मतलब संवाद का माध्यम है। भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं है, भाषा चिंतन करती है, संवाद करती है, समझने का काम करती है।
इस तरह से भाषा के बहुआयामी काम है और भाषा के बिना मनुष्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। नई थ्योरी ये बताती है कि हम भाषा को एक सामाजिक संपत्ति के रूप में देखा गया, अभी तक भाषा विज्ञान ने बताया, लेकिन भाषा को नोम चॉम्स्की ने कहा है कि वह एक सामाजिक संपत्ति सिर्फ नहीं है। समाज में भाषा नहीं होती, समाज के भीतर भी एक मनुष्य है और वह जो मनुष्य है उसके मस्तिष्क में, कॉग्निटिव सिस्टम में भाषा हुआ करती है। तो भाषा में हम जन्म लेते हैं, माँ बाप के माध्यम से, परिवार और समाज के माध्यम से सीखते हैं, भाषा में ही हम मरते हैं। तो इस तरह से मनुष्य से पहले और मनुष्य के बाद भाषा बनी रहती है और भाषा में ही संस्कृति होती है, जीवन होता है। जीवन के जितने तत्व हैं वो भाषा में ही होते हैं और साहित्य भी उसी में से, संस्कृति का एक विशिष्ट क्षेत्र साहित्य है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि भाषा एक बड़ी इकाई है मनुष्य के मनुष्य होने की, उसी में साहित्य भी एक इकाई के रूप में उपस्थित है। जैसे हम हिंदी साहित्य की बात कर रहे हैं, 1000 वर्षों से ये लगातार इवॉल्व हुआ है, अलग अलग रूपों में आया, इसमें अलग अलग शख्सियतें हुई जिन्होंने इसको नया विचार दिया। ये बाकी जो भाषाओं के साहित्य थे जो उस समय चल रहे थे या फिर आज तक जो चले आ रहे हैं, उससे हिंदी साहित्य क्या अलग, कैसे अलग है? क्या इसमें कुछ संवेदना का स्तर अलग है या फिर लिखने का स्तर अलग है, सोच का स्तर अलग है? कैसे आप इसको अलग देखते हैं बाकी भाषा के साहित्यों से? देखिए, 1000 ईस्वी के आसपास भारत में नई भाषाओं का उदय हो रहा था। दक्षिण में तमिल और उत्तर में संस्कृत, ये 2 भाषाएं तो थीं, लेकिन दक्षिण में तमिल से के भीतर से अनेक नई भाषाएं जन्म ले रही थी। उत्तर में ये विवाद है कि संस्कृत वाले एक वर्चस्व का रूप अपना रखना चाहते हैं, लेकिन ये प्राकृतिक भाषाओं से अनेक तरह की उपभाषाओं का जन्म हुआ 1000 ईस्वी के आसपास और वे भाषाएं लोक जन के माध्यम से चूंकि भाषा बनती है तो वो बन रही थी। भाषा की बनावट में सत्ता, बाजार और जन तीनों की भूमिका होती है, लेकिन वो नई भाषा बिल्कुल बन रही थी। तो 1000 ईस्वी में जो साहित्य बन रहा है हमारे उत्तर भारत का हिंदी में, उसकी धारा देखें। हिंदी साहित्य को 4 भागों में उसके काल विभाजन को लिया गया है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। ये जो आदिकाल का समय है, जानबूझकर इसे आदिकाल रखा गया है कि जिसमें भाषा और साहित्य का, हिंदी भाषा और साहित्य का आदिम रूप दिखाई देता है। तो हिंदी भाषा का जो स्वरूप है और साहित्य का, वो बिल्कुल भिन्न है 1000 साल पहले अन्य भाषाओं से, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मिलती हैं। जैसे कि आप देखिए, उत्तर भारत में बौद्ध धर्म का विकास हुआ। बौद्ध धर्म की महायान, हीनयान में बौद्ध धर्म शुरू से थे। पहले हीनयान था, फिर महायान था, बाद में वो वज्रयान में 8वीं शताब्दी के आसपास वो तब्दील होता है और वहाँ से कविता की एक धारा आती है। बौद्ध का चिंतन क्या था? वो जाति का जो दमन था, वर्ण का जो दमन था, जो स्त्री पुरुष का भेद था, जो हिंसा थी हमारे समाज में, जो कर्मकांड था, इसके खिलाफ था बौद्ध दर्शन। तो वज्रयानियों के भीतर ये सब चीजें आई। तो 1000 ईस्वी के आसपास 84 कवि आए। वे 84 कवि इन सब चीजों को तोड़ना चाहते थे, बदलना चाहते थे। ये दक्षिण में और दूसरी भाषाओं में ये चीज नहीं थी। जो जैन आए हमारे यहाँ, महावीर और ऋषभदेव से लेकर जो अहिंसा की परंपरा थी, नास्तिक और आस्तिक के सवाल की परंपरा बौद्ध धर्म और जैन धर्म में थी, वो भी मूल्य लेके आए। तो उसमें भी ढेर सारे कवि आए। तो उन्होंने अहिंसा पर अपने को केंद्रित किया, सत्य वचन पर केंद्रित किया, आध्यात्मिकता पर, भीतर की खोज पर केंद्रित किया। हम जानते हैं कि साहित्य भीतर की चीज है, वह बाह्य आडंबर की चीज नहीं है, वो पाखंड की चीज नहीं है, बाहरी वस्तुओं की तरह नहीं है। तो ये जैन आए और तीसरी धारा, इस बौद्ध की धारा के भीतर से ही जो ये 84 कवि आए, उसमें एक नाथ पंथ की धारा, उसमें शिव का उत्तर भारत में बड़ा महत्व रहा। हिमालय से लेकर के आप विंध्य तक देखें तो शिव को खास तरह से, तो शिव की जो धारा थी वह भी कर्मकांड, जातिवाद और भेदभाव जितने तरह के थे उसके खिलाफ भीतर की खोज की धारा थी। तो वो नाथ पंथी आए। तो
गोरखनाथ हमारे आदि कवि हैं, हिंदी साहित्य के आरंभिक कवि हैं। सरप्पा आरंभिक कवि हैं। अमीर खुसरो विद्यापति आरंभिक कवि हैं। इन सब पर बौद्ध और जैन की इस धारा का प्रभाव पड़ा है। और ये जो कविताओं का गुलदस्ता बनता है, जिसमें अमीर खुसरो जैसे मुसलमान हैं, विद्यापति जैसे दरबारी और लोक मैथिली और अबहट्ट और संस्कृत को एक साथ लाने वाले कवि हैं, गोरखनाथ हैं जो कि पतंजलि का जो योग दर्शन है, उस योग दर्शन को के माध्यम से अध्यात्म की खोज करते हैं और बाहर और भीतर ब्रह्मांड और स्व को मिलाने की बात करते हैं और उसके भीतर सारी संकीर्णताओं को तोड़ते हैं, ऐसे कवि हैं। और इसके साथ साथ दरबारी कवि भी हैं, मुसलमान हैं अमीर खुसरो, और वो फारस से, हम जानते हैं कि ईरान से जो सूफी की धारा चली है और वह धारा यहाँ पहुँच रही है। निजामुद्दीन औलिया के वो शिष्य हैं, बिल्कुल खड़ी बोली जैसी भाषा में वो कविता कर रहे हैं, नई भाषा का निर्माण कर रहे हैं जो दूसरी भाषाओं में नहीं है। एक थाल मोती से घिरा, उसके सर पर औंधा घड़ा। तो आप देखिए ये वाक्य पूरा लगता है जैसे 19वीं 20वीं शताब्दी की खड़ी बोली का वाक्य है, ये अवधी और ब्रज का वाक्य नहीं है। जीवन भी वहाँ क्या है कि बिल्कुल मुक्त करना है। हाँ, ये सही है कि दक्षिण से आलवार और नायनार, वैष्णव और शैव, ये दो धाराएं केरल से चली और तमिल से वो धाराएं भी इधर आई। लेकिन उत्तर भारत में आप दो चीजें देखेंगे। साहित्य के स्तर पर आप एक क्रांतिकारी रूप देखेंगे जिसमें समाज के रूपांतरण और जिम्मेदारी का साहित्य हिंदी साहित्य है। और भाषा के रूप में भी आप देखेंगे कि हिंदी भाषा अनेक बोलियों में बन रही है और हिंदी भाषा जो है वो प्राकृत से भी तत्व ले रही है, संस्कृत से, इसलिए एक उदार भाषा के रूप में वो बन रही है। तो भाषा और साहित्य दोनों रूप में आरंभ से ही हिंदी प्रगतिशील और उदार है, किसी तरह की संकीर्णता नहीं है। और ये जो तत्व हैं, ये तत्व आदिकाल में जो दिखाई पड़ते हैं वो दूसरी भाषाओं में इस तरह से नहीं है। और ये जब हम इतिहास बात कर रहे थे, आपने बताया कि 4 कालों में विभाजित हुआ हिंदी साहित्य, और आदिकाल की आपने चर्चा की ही। इसके बाद आता है भक्ति काल। भक्ति काल में चीज़ें कैसे बदली? देखिए, भक्ति काल को लेकर पहली बात तो ये जान लीजिए कि ये जो जितनी बहसें हैं आज की, जो आलोचना है, जो किताबें हैं, जो चिंतन है, जो अलग अलग तरह की विचारधाराओं में हिंदी साहित्य के 1000 साल के सोचने की प्रक्रिया है, ये सब ब्रिटिश राज के बाद गद्य का जन्म होता है, आलोचना का जन्म होता है और उस ब्रिटिश काल से लेके अब तक के समय का चिंतन उसमें बोलता है। तो उसमें चूंकि ब्रिटिश राज यहाँ पर आया और गुलामी का जो ढांचा बनाया और शिक्षा की गुलामी का जो ढांचा बनाया, उसका प्रभाव हिंदी साहित्य के आलोचकों पर है। अब इन लोगों ने अपने चश्मे से पीछे के साहित्य को देखा। 3 काल अंग्रेजी राज के पहले के हैं। एक काल आदिकाल है, दूसरा जो है भक्ति काल है, तीसरा रीति काल है। इस पर अंग्रेजी शासन का और उसके शासन के द्वारा जो भी अच्छी बुरी चीजें आई, उसका प्रभाव दिखाई नहीं देता है। तो ये एक तरह से परिशुद्ध भारतीयता का समय है, आप देख सकते हैं। तो ये जो भक्ति काल है जिसकी तरफ आपने इशारा किया है अभी, भक्ति काल वस्तुतः आदिकाल की कोख से आया। इसको लेकर अनेक बहसें हैं। अब अंग्रेज एक आए थे, उनका नाम ग्रियर्सन था। अब उन्होंने तो कह दिया कि भक्ति काल जो हमारे यहाँ जन्म हुआ, जिसमें धर्म अध्यात्म है और तरह तरह की ईश्वर की खोज है, वो ईसाइयत की देन है। आज कौन मानेगा कि ईसाइयत की देन है? चूंकि उनकी ताकत थी, वर्चस्व था सत्ता पर, तो ज्ञान पर भी वर्चस्व था, कलम भी उनके पास थी और उन्होंने लिखा। ये बातें खारिज हो गई उसी दौर में। रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीर गाथा काल कहा, आदिकाल को, और भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल कहा। और इसमें खास करके मैं इसमें सुधार करना चाहूँगा कि उन्होंने आदिकाल कहा, फिर मध्यकाल कहा। मध्यकाल के 2 हिस्से बनाए, पहला हिस्सा भक्ति काल, दूसरा हिस्सा रीति काल, उत्तर मध्यकाल का। अब ये जो भक्ति काल है, असल में भक्ति के 2 अर्थ हैं, हमें ये समझ लेना चाहिए। तमाम आलोचकों ने इसको रखा है। रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, अपने राहुल सांकृत्यायन ने, राम कुमार वर्मा ने, गणपति चंद्र गुप्त ने, ये सारे आलोचक हुए, इतिहासकार हुए, बाद में नगेंद्र बच्चन सिंह ने। भक्ति के 2 अर्थ है, एक अर्थ है समर्पण
दूसरा अर्थ है भागीदारी। भक्ति काल की जो कविता है, इस कविता में आप देखेंगे कि इसके जन्म लेने के पीछे सहज स्वाभाविक धारा है। आदिकाल की कविता में जो बौद्ध और जैन थे और नाथ थे, उनमें भक्ति की मात्रा थी ही। विद्यापति में भी भक्ति की मात्रा थी और वह भक्ति की धारा आ रही थी आदिकाल से, और भक्ति काल में वो विस्तृत हो गई। एक झरना बड़े, आप कह सकते हैं कि बड़ी नदी में बदल गया। दूसरी तरफ दक्षिण भारत से नायनार जो शिव को मानने वाले थे और आलवार जो वैष्णव के मानने वाले थे, और आलवारों में, नायनारों में बड़ी संख्या में दलित थे, जिसे शूद्राज कहते हैं, वो थे, स्त्रियां थी। वे सब एक धारा को लेकर पूरब की तरफ आ रहे थे। 8वीं शताब्दी के आसपास शंकराचार्य आते हैं उसी धारा को लेकर के, और वे एक अद्वैतवाद की स्थापना करते हैं, और वे नए सिरे से उपनिषद की, गीता की और ब्रह्मसूत्र की व्याख्या करते हैं। उनको प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा जाता है। वो बौद्ध दर्शन और धर्म से टकराते हैं, लेकिन शिव को केंद्र में लाने की कोशिश करते हैं। इन सब चीज़ों से भक्ति काल का उदय होता है। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि मुसलमान भी उस दौर में आ रहे थे, और मुसलमानों की का जो आक्रमणकारी रूप था, उसकी प्रतिक्रिया के तौर पर भी भक्ति काव्य का उदय होता है। पर ये सब मिली जुली चीजें हैं। इन सब के प्रभाव से हम ये भूल जाते हैं कि सूफी जो पश्चिम से आक्रमण हो रहे थे, मान लीजिए मुसलमानों के ही आक्रमण थे, तो एक अरब की धारा थी और एक फारस की धारा थी। अरब की धारा ने, की धारा और सत्ता ने फारस के मुसलमान और उसकी धारा को दबाया था। फारस क्या था? वह वहाँ फिरदौसी का शाहनामा आ गया था। उसके पहले वह सूफियाना था। वह ईश्वर, अल्लाह और मनुष्य के बीच में किसी दलाल को रखने के लिए तैयार नहीं था। फारस का चिंतन, इसलिए वहाँ से जो मुसलमान आए सूफी, वो प्रेम लेकर आए, कहानियाँ लेकर आए, फारस के किस्से लेकर आए, प्रेम मोहब्बत की आख्यान लेकर के हुए आए, और उसको जोड़ दिया भक्ति काल से। तो यहाँ भी आप देखिए कि भक्ति काल में ढेर सारे कवि हैं और इनकी धाराएं भी बनाई गई है। रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिसाब से बांटा, और बाद के आलोचकों ने, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। इन धाराओं को मुझे लगता है ब्रिटिश ने डिवाइड एंड रूल किया, उसी के तहत रामचंद्र शुक्ल ने उसी प्रभाव में, कॉलोनियल प्रभाव में, वे कहते हैं कि भक्ति काल की कई 2 धाराएं हैं, निर्गुण और सगुण। निर्गुण की 2 शाखाएं हैं, प्रेम मार्गी और ज्ञान मार्गी। सगुण की भी 2 शाखाएं हैं, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। मनुष्य को ऐसे नहीं नापा जा सकता है, या पोइट्री को, कविता को, साहित्य को ऐसे नहीं देखा जा सकता है। ये टुकड़े टुकड़े में देखने से एक संपूर्ण मनुष्य, हमारा जो हजारों साल का चिंतन है वेद से अब तक का, वो अद्वैत का चिंतन है, अखंड मनुष्य का चिंतन है। और पश्चिम भी टुकड़े टुकड़े में करने के बाद आप उसी दिशा में लौट रहा है कि हम वही हैं जो दूसरी चीजें हैं। ब्रह्मांड की हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो ये जो टुकड़ा है, इसने नुकसान किया। लेकिन कुल मिलाकर भक्ति काल में, जिसे हम भक्ति काल कहते हैं, उसमें कविता के अनेक तरह के गुलदस्ते बनते हैं, उसकी धाराएं बनती हैं, और सबका मिजाज और स्वरूप बिल्कुल भिन्न है। उसमें कबीर जैसे कवि हैं जो ज्ञान और निर्गुण पंथ को लेकर चलते हैं, और वो कहते हैं कि भाई आत्मज्ञान बिना सब सोना, क्या मथुरा क्या काशी रे, घर की वस्तु धरी नहीं सूझे, बाहर खोजन जासी रे। आज का समय क्या है, सब बाहर भाग रहे हैं खोजने के लिए, भगवान को भी और स्वयं को भी, जो कि दोनों भीतर है। हमारी कबीर कहते हैं जो तुम बोल रहे हो वही भगवान है, और तुम मथुरा और काशी में भगवान नहीं है, वो घर की वस्तु। घर क्या है? हमारा जो मन है, हृदय है, आत्मा है, जो घड़ा है, उसके भीतर का जो जल है, वही घर है। तो इस तरह से जो हमारा भक्ति काल है, उसमें कबीर जैसे कवि हैं, जायसी जैसे मुसलमान कवि हैं। देखिए भक्ति काल की ये एक खास विशेषता है। और वो सूफी काव्य लिखते हैं। हिंदू घर के नागमती और पद्मावती जैसी नायिकाओं को गढ़ते हैं, रत्न सेन जैसे नायक को गढ़ते हैं, और मोहब्बत की कथा, हिंदू के घर की, उसकी पूरी लोक संस्कृति की कथा रचते हैं। तो ये बड़ी धारा है, और इसमें बहुत सारे लेखक हैं। अब राम और कृष्ण
राम कथा को भी अपनी तरह से लिया गया और रामचरितमानस तुलसीदास का आपके सामने है, जो सबसे बाद में भक्ति काल के अंत में रचित हुआ। उसमें अंतर्विरोध भी हो सकते हैं, लेकिन एक मर्यादा, एक मूल्य है। आज राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे भाई नहीं है। राजतंत्र, राज सत्ता, समाज सत्ता, परिवार सत्ता का जो मॉडल तुलसी के पास है, वह भक्ति काल में वो आज कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। और कृष्ण जो हमारी संस्कृति में प्रेम के सबसे बड़े आधार रहे, उस कृष्ण के प्रेम परक चीजों का आख्यान सूर और मीरा जैसे कवि लेकर के आते हैं। रसखान जो मुसलमान हैं वो लेकर के आते हैं। तो आप देखेंगे कि भक्ति काल में वात्सल्य का जो भाव है, विश्व कविता में हिंदी साहित्य की यह अनुपम देन है। दुनिया के किसी साहित्य में माँ और पुत्र की ऐसी कथा नहीं है जैसी यशोदा और कृष्ण की कथा है। बचपन का ऐसा चित्रण नहीं है जैसा कृष्ण और उनके ग्वाल बाल का गौचारण और कृषि संस्कृति का चित्रण है। तो ये जबरदस्त फैंटेसी जो प्रेम की, वात्सल्य की आई, वो हिंदी साहित्य की अपनी है। हाँ, भक्ति काल की 3-4 विशेषताओं को अगर बड़े संदर्भ में आप कहें तो मैं सूत्रबद्ध करना चाहूँगा। भक्ति काल में पहली बार पढ़े लिखे और अनपढ़ दोनों, अक्षर ज्ञान वाले और बिना अक्षर ज्ञान वाले दोनों आए। कबीर कहते हैं, मसी कागज छुइयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। तो एक तो भक्ति काल की ये देन है। दूसरी लोक भाषा की कविता है, जनता की भाषा में भक्ति काल के कवि जो है अपनी बातें कर रहे हैं। तीसरी विशेषता है कि प्रेम उसके केंद्र में है। आज प्रेम का कितना अभाव है, चारों तरफ घृणा है, नफरत है। आप देख लीजिए, जनता से लेकर सत्ता तक नफरत की ही खेती चल रही है। और चाहे गद्य हो या पद्य हो, किसी भाषा में जब सत्ता बोलती है तो नफरत ही उगलती है। उस दौर की सत्ता के सामने ये कवि, ये लेखक, ये साहित्यकार भक्ति काल में एक तो सत्ता से ये जुड़े हुए नहीं थे, दरबारीपन नहीं था, एक विशेषता यह भी है, और सत्ता को चुनौती भी दे रहे थे। इसके बाद आया रीतिकाल जी। उसको रीतिकाल कहते क्यों हैं? असल में रीति का अर्थ नियम है, रीति का अर्थ एक नियमबद्धता है। भक्ति काल के बाद असल में जो साहित्य है वह अधिरचना है, वह संस्कृति का विशिष्ट हिस्सा है और वह आधार से बनता है। आधार का अर्थ है कि जैसा समाज की आर्थिकी होती है, राजसत्ता होती है, उसका भी रिफ्लेक्शन साहित्य पे आता है। रीतिकाल जिसे कहते हैं वह 1700 से 1900 विक्रम संवत है। आप 1650 से 1850 तक ही मान लीजिए। उस दौर में मुगलिया सल्तनत का थोड़ा पतन होता है, एक तो यह है। और स्वरूप भी, भक्ति का स्वरूप जो है क्षीण होने लगता है और एक तरह से आधुनिकता और तर्कशीलता की तरफ दुनिया बढ़ रही होती है, तो हमारे समाज की चेतना भी बढ़ती है। उस दौर में प्रेम की कविताएं, नीति की कविताएं और संघर्ष की, खास करके वीर रस की कविताएं, ज्ञान के दूसरे तत्वों की कविताएं बहुत आने लगती हैं। आलोचकों ने ये कहा कि रीतिकाल सामंती मूल्यों की कविता रचने वाला है। उसमें जो रीत है, नियमबद्धता है, छंद की नियमबद्धता है, अलंकार की नियमबद्धता है, सौंदर्य की नियमबद्धता है, कंटेंट उसका जो है वह अलंकृत है और खास तरह के पैटर्न में है। छंद भी कुछ ही तरह के छप्पे और दूसरे आते हैं। तो ये जो एक खास तरह का की जकड़न है कविता में, उसी को रीति कहा गया। अब रीति को भी 3 भाग में बांटा गया, रीति सिद्ध, रीति मुक्त और रीतिबद्ध। तो इन तीनों तरह के जो कवि हैं उसमें रीति मुक्त कविता को, जिसमें घनानंद वगैरह आते हैं, उसको महत्वपूर्ण माना गया, इसलिए कि उसमें फ्रेम को तोड़ा जाता है, कविता के छंद को, और उसमें जो कंटेंट है वो, जो अपने घनानंद हैं वो वेश्या से प्यार करते हैं, गणिका से, और जाते हैं, और उसमें विरह का जो वर्णन है वो आता है। तो इस तरह से जो रीतिकाल की कविता है उसको, वह भक्ति कविता और आदि कविता की तरह शक्तिशाली नहीं है, और उसकी कुछ सीमाएं हैं, कुछ पैटर्न हैं, और इस कारण से उसको रीतिकाल भी कहते हैं। और उसकी कविता का नया अध्ययन अभी शुरू हुआ है। बहुत सारे पश्चिम के
आलोचक हैं, हमारे हिंदी में भी हैं, जो अब कहते हैं कि उसमें मॉडर्निटी है। जैसे हमारे यहाँ एक बहस शुरू हुई है कि अब ये मध्यकाल नहीं है, ये अब आधुनिक काल है। भक्ति काल कबीर को आरंभिक आधुनिक कवि माना गया, क्योंकि 15वीं शताब्दी में यूरोप में मॉडर्निटी, नवजागरण, इनलाइटनमेंट शुरू होता है। बाद में 16वीं में 17वीं में नवजागरण आता है और आधुनिकता आती है, पूंजीवाद आता है। हमारे यहाँ भी चिंतकों ने आधार तो वहीं से लिया है, लेकिन उनका मानना है कि 15वीं शताब्दी में और जब हमारे यहाँ भक्ति काल या आदि काल चल रहा था, स्वर्ण काल था हिंदी कविता का, तो वहाँ अंधकार काल था। तो वहाँ जब रेनेसां शुरू हो रहा है तो हमारे यहाँ तो ऑलरेडी से प्रबोधन है। रामविलास शर्मा भक्ति काल को लोक जागरण का काल कहते हैं। तो उसी तरह से रीति कविता को अब आलोचक मानते हैं कि वह सामंती कविता नहीं है, वह आधुनिकता की कविता है। जब भक्ति काल आधुनिक है तो उसके बाद आया रीति काल तो आधुनिक होगा ही। और जो उसमें आधुनिकता के मूल्य हैं कि उसमें इहलौकिकता ज़्यादा है, उसमें भौतिकता ज़्यादा है, उसमें प्रेम की खुलकर बातें हुई हैं, स्त्री पुरुष के संबंधों को लेकर खुलकर बातें हुई, ये आधुनिक समाज। अब व्यक्तिगत बातें उसमें आई हैं, व्यक्तिगता का पुट उसमें वहाँ दिखाई देता है, तर्कशीलता है बातचीत को लेकर के, ये सब तत्व जो हैं आधुनिकता के तत्व होते हैं। तो रीति कविता में भी आधुनिकता के तत्व हैं। तो रीति काल जब 1850 हम बात कर रहे थे कि वहाँ तक चलता है और यहाँ तक पद्य का प्रभाव है। इसके बाद जब आधुनिक काल आता है उसमें आते हैं गद्य, जैसे उपन्यास, नाटक, निबंध, कहानी। आधुनिक काल क्यों शुरू हुआ? क्योंकि उस वक्त एक चीज़ हम देख रहे थे कि ब्रिटिश शासन मजबूत होने लगा था और 1858 में फिर इंग्लैंड ने डायरेक्ट रूल अपने हाथ में ले लिया। उसके बाद इसका हम चलन ज़्यादा देखते हैं कि आपको 19वीं सदी के आखिर में दिखेगा पहला उपन्यास आता है हिंदी का, परीक्षा गुरु। उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए 1850 जो है वह हिंदी साहित्य के लिए निर्णायक समय है, भारतीय साहित्य के लिए भी, क्योंकि 1850 में भारतेंदु का जन्म होता है और ब्रिटिश राज का दमन इतना हो जाता है कि 1857 में भारतीय राजाओं के द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ पहला स्वतंत्रता संग्राम जिसे कहते हैं वह क्रांति होती है। असल में ईस्ट इंडिया कंपनी 16वीं शताब्दी में ही यहाँ आ गई थी और 1800 ईस्वी के आसपास फोर्ट विलियम कॉलेज की कलकत्ते में स्थापना कर दी थी और वह डिवाइड एंड रूल के तहत देसी राजाओं को तोड़ करके भारत पर शासन कर रही थी। तो जब अंग्रेज यहाँ पर आए तो वो कुछ मूल्य लेकर आए। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं अपने इतिहास में कि आधुनिक काल गद्य काल है। तो आप अगर हिंदी साहित्य की दृष्टि से देखें तो 3-4 चीज़ें जो हैं इसमें नई जुड़ती हैं यहाँ पर। एक तो यह जुड़ती है कि साहित्य की भाषा पद्य से अब गद्य की तरफ मुड़ जाती है, क्योंकि जो पश्चिम का पूंजीवाद है, विज्ञान है, आधुनिकता है, उसकी कोख से प्रिंटिंग मशीन आई, फिर किताबें छपने लगी और किताबों में शिक्षा की किताबें और रूल की किताबें, शासन की किताबें, 2 किताबों की ज़रूरत थी। तो भारत पे अगर ब्रिटिश राज को 1858 से रूल करना था तो उन्हें शिक्षा का भी मॉडल देना था और शासन के लिए भी किताबें और नियम बनाने थे। तो वो पीछे से सब कुछ पश्चिम से लेके आए, कुछ हमारे यहाँ से खोजने लगे। उस खोज के क्रम में गद्य का विकास हुआ। गद्य तर्कशीलता से पैदा होता है, प्रिंटिंग मशीन से। प्रिंटिंग मशीन के आने के बाद एक पांडुलिपि जो थी वो सैकड़ों हजारों में बदल सकती थी, एक पन्ना हजारों पन्ने में बदल सकता था। एक तर्क की, विचार की भाषा की जरूरत थी लोगों और जनता पे शासन करने के लिए। इस तरह से गद्य पैदा हुआ। अब गद्य के पैदा होने से दूसरी चीज ये हुई इसमें कि विभाजन हो गया चेतना का। जो इसके पहले का साहित्य और जीवन था वह अपना जो स्वदेशी इंडिजीनियस था, नेटिव था, अपनी धरती से पैदा हुआ था, उसको ब्रिटिश राज ने रिजेक्ट कर दिया, खारिज कर दिया। ताकि ये नहीं चलेगा, असभ्य लोग हैं हो तुम, और यहाँ की व्यवस्था भी जो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक है वो सही नहीं है, अनेक तरह की विकृतियां हैं, इसलिए इसको हम रीस्ट्रक्चर करेंगे। आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक सबको फिर से विन्यस्त करेंगे। उस विन्यास में जबरदस्त तोड़फोड़ शुरू हुई।
उस तोड़ फोड़ से के भीतर से हिंदी साहित्य का जन्म होता है। तो आप जानते हैं कि ये दो बड़े एलिमेंट है। और तीसरी चीज, इसके जवाब के लिए हमारे यहाँ एक नई वाली हिंदी खड़ी होती है, जिसको खड़ी बोली हिंदी कहते हैं। आप ये देख लीजिए, एक फोर्ट विलियम कॉलेज के समय से ही जो, या यहाँ क्वींस कॉलेज खुला था 1835 में, 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज, दोनों जगह गद्य का निर्माण हो रहा था। क्वींस कॉलेज में शासन के लिए मनुस्मृति और दूसरी चीज़ों का ट्रांसलेशन पुराण का और धार्मिक ग्रंथ का हो रहा था कि भारत के मन को समझें, हिंदी समाज के मन को, और शासन करें। और फोर्ट विलियम कॉलेज में वहाँ पर शिक्षा के मटेरियल का निर्माण हो रहा था। तो ये जो गद्य का निर्माण उधर से आया, और 1857 में जो दमन ब्रिटिश राज का हुआ, उसके बाद हमारे यहाँ 19वीं शताब्दी का साहित्य तैयार होता है गद्य में, और जिसे भारतेंदु युग कहते हैं। वो 1850 में पैदा होते हैं, 1885 में उनका देहांत होता है। और भारतेंदु आधुनिक खड़ी बोली हिंदी गद्य और आधुनिक गद्य के निर्माता हैं, ये दोनों हैं। और भारतेंदु के यहाँ ये है, आवहु मिलके रोवहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा देखा ना जाई। ये हिंदी का चरित्र है जो पूरे भारत को इंट्रोड्यूस करता है यह चरित्र। तो 1850 के आसपास जो है वह कई तरह के की उथल पुथल आती है। और 19वीं शताब्दी में परीक्षा गुरु के साथ साथ एक लगभग 1.5 दर्जन 2 दर्जन के आसपास उपन्यास लिखे गए। पश्चिम में, इंग्लैंड में उपन्यास लिखा जा रहा था, उसी मॉडल के उपन्यास यहाँ, जिसको रामचंद्र शुक्ल ने अंग्रेजी ढंग का नॉवेल कहा है, नामवर सिंह भी ऐसा ही कहते हैं। तो यह, लेकिन वे उपन्यास क्या थे? समाज सुधार के उपन्यास थे। उसमें ज़्यादातर में आप देखेंगे एक आध उपन्यास बलवंत भूमियार आता है जो किसान पर केंद्रित है, किसानों पर चिंतन नहीं है। जो मिडिल क्लास है, उसके घर की जो महिलाएं हैं खासकर, उनमें सुधार कैसे हो, धार्मिक सुधार कैसे हो, पारिवारिक सुधार कैसे हो। तो एक तरह से सुधार के रूप में वो उपन्यास आए। बहुत सारी भारतेंदु मंडल बना, तो उसमें प्रताप नारायण मिश्र थे, प्रेम घन थे, उधर बालकृष्ण भट्ट थे। इन सब लोगों ने पत्रिकाएं निकाली। तो आप कह सकते हैं कि आधुनिक युग का आरंभ हिंदी साहित्य के लेखकों के द्वारा निकाली गई पत्रिकाओं से हुआ, और ये पत्रिकाएं प्रिंटिंग प्रेस के कारण निकली। और आप दूसरी चीज़ कह सकते हैं कि उसमें आधुनिक अनेक विधाओं का जन्म हुआ गद्य में। जैसे 19वीं शताब्दी में भारतेंदु नाटक लिखते हैं, अंधेर नगरी नाटक लिखते हैं, भारत दुर्दशा नाटक लिखते हैं। अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सिर भाजी, टके सिर खाजा, ये नाटक आज भारतीयता का रूपक, भारतीय सत्ता का रूपक हो सकता है। तो नाटक लिखते हैं, निबंध लिखते हैं। कविता तब ब्रज में चल रही थी। ये रीतिकाल की कविता ब्रज की कविता थी। रीतिकाल में, भक्ति काल में अनेक भाषाएं हैं। हाँ, अवधी हैं, ब्रज हैं, और दूसरी भाषाएं भी हैं। मैथिली में भी कुछ लिखा जा रहा, आदिकाल से ही मैथिली शुरू हो गई थी। लेकिन आप रीतिकाल में देखिए, एक सारी भाषाएं साहित्य के भीतर एक तरह से जुड़ करके और संक्षिप्त होकर के ब्रज में आ जाती है। तो आधुनिक युग में कविता की धारा कमजोर हो जाती है आधुनिक काल में। और भारतेंदु भी ज़्यादातर ब्रज में ही लिखते हैं, दूसरे कवि भी ब्रज में, क्योंकि खड़ी बोली को खरखराहट की भाषा में मानते हैं और वो कविता के लायक नहीं मानते। लेकिन वे अपनी भाषा की वकालत करते हैं। भारतेंदु खड़ी बोली की वकालत करते हैं और वे कहते हैं कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नत के मूल, अबिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिय के सूल। अब इस पे गौर करिए आप कि अपनी भाषा की उन्नति में, उन्नति कैसी? हर तरह की उन्नति, उसमें आर्थिक भी उन्नति। जब तक मातृभाषा नहीं होगी, जिसको आजकल हम राष्ट्रभाषा हिंदी कहते हैं, वह भाषा, अपनी भाषा, निज भाषा में ही मनुष्य निजता को व्यक्त कर सकता है और वह समाज खड़ा हो सकता है। तो यह जो स्वदेशी की चेतना है, यह जो राष्ट्र निर्माण की चेतना है, यह जो भाषा और साहित्य के निर्माण की चेतना है, वो भारतेंदु में दिखाई पड़ती है। इसलिए वो आधुनिक हिंदी साहित्य के निर्माता माने जाते हैं और निर्विवाद हैं वो। फिर वे मंडल चलाते हैं, इसी बनारस में वो थे, और बनारस में उन्होंने एक एक पैसा अपना फूंक दिया अपने परिवार का,
उसकी भी कहानी है। और मंडल चलाते थे और साहित्य नाटक के क्षेत्र में बनारस थिएटर, यहाँ पारसी थिएटर का तब जमाना था, अंग्रेजों ने चलाया था, उसको चुनौती देते हैं पहली बार भारतेंदु। आगा हशर कश्मीरी जैसे पारसी थिएटर वाले थे जिनको वो चुनौती देते हैं और एक तरह से समकालीन नाटक को लेकर के आते हैं। बालकृष्ण भट्ट के निबंध और आलोचना दोनों जो हैं, मैं मानता हूं कि बहुत आगे बढ़े हुए हैं। हिंदी साहित्य के विद्यार्थी उधर ध्यान नहीं देते हैं या पाठक ध्यान नहीं देते हैं। बालकृष्ण भट्ट ने सबसे पहले उपन्यास पर निबंध लिखा। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक अपनी पत्रिका से जैसा नवजागरण चलाया वो बहुत ज़्यादा आधुनिक था और कई बार भारतेंदु से आगे बढ़ा हुआ था। इसलिए हिंदी आलोचना में यह बहस है कि 19वीं शताब्दी का पहला बड़ा आलोचक बालकृष्ण भट्ट या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो उसी समय जब आधुनिक काल में गद्य का प्रचार प्रसार होता है, उसी में हम देखते हैं कि ये जो गद्य था ये विरोध का, आंदोलन का, नए विचारों का स्वर बन गया। स्वतंत्रता संग्राम जो सबसे बड़ा आंदोलन जिसकी वजह से ब्रिटिश गए यहाँ पर, उसमें हिंदी साहित्य का योगदान आप कैसे देखते हैं? तो ये स्वतंत्रता संग्राम हिंदी साहित्य की निर्मिति में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है और स्वतंत्रता संग्राम ने कई सवालों को खड़ा कर दिया। 19वीं शताब्दी के हिंदी साहित्य को कटघरे में भी ला दिया। हिंदी साहित्य आरंभ अगर 1850 या 57 से माना जाए तो 1857 की जो क्रांति है वह क्रांति केवल राजाओं की नहीं थी, वह किसानों की क्रांति थी, रामविलास शर्मा कहते हैं। और तरह तरह के सुधार आंदोलन उसमें थे और अंग्रेजी सल्तनत को पलट देने के लिए यहाँ के राजा, यहाँ के किसान, यहाँ के सामंत और यहाँ तक की जो शूद्र जाति थी, जो महिलाएं थी, वो सब शामिल हो गए थे। आदिवासी 1857 से पहले अनेक आदिवासी विद्रोह हो चुके थे। 55-56 का जबरदस्त आदिवासी विद्रोह हुआ है, इधर ध्यान नहीं दिया जाता। तो ये सब मिला करके जो प्रभाव पड़ा था, साहित्य 19वीं शताब्दी में उसको नहीं जीता है हिंदी साहित्य। भारतेंदु के यहाँ और पूरे मंडल के यहाँ 19वीं शताब्दी में आपको ये दिखेगा कि वह दाएं और बाएं का साहित्य है, थोड़ा अंग्रेज के साथ भी है और ज़्यादा जो है अपने समय और समाज के साथ संतुलन अपने और समय। हाँ, पूरे 19वीं शताब्दी में जितने लेखक हुए उनसे मेरा सवाल है कि किसानों पर क्यों नहीं लिखा? सबसे पहले दमन तो यहाँ किसानों पर शुरू हुआ था, गांव पर शुरू हुआ था। गांव पर कुछ नहीं है, किसानों पर कुछ नहीं है, हाशिए के लोगों पर कुछ नहीं है, आदिवासियों पर कुछ नहीं है। जो कुछ है एक पर्दे के भीतर है। और मेरा मानना है कि 19वीं शताब्दी को लेकर दो बहसें हैं। कुछ लोग हिंदी के आलोचक और शोधकर्ता मानते हैं कि यह सुधार का युग था, रामविलास शर्मा और बाद के लोगों ने माना यह नवजागरण था, इनलाइटनमेंट था, जैसे यूरोप में हुआ था उसी तरह की कल्पना उन्होंने की। भक्ति काल को लोग जागरण कहा और इसे नवजागरण कहा। लेकिन सवाल यह उठता है कि वह साहित्यिक जागरण था। साहित्यिक जागरण पूरे समाज का जागरण नहीं होता, साहित्य हर जगह नहीं पहुंच रहा था, इसलिए उसको लेकर एक डिबेट है। स्वतंत्रता संग्राम में दो धाराएं चलती हैं 20वीं शताब्दी में, एक गर्म पंथ की धारा, एक नरम पंथ की धारा। एक का प्रतिनिधित्व गांधी करते हैं और दूसरे का प्रतिनिधित्व खुदीराम बोस से लेकर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद से होते हुए वो धाराएं करती हैं। इन दोनों धाराओं का साहित्य पर प्रभाव है। और आप स्वतंत्रता साहित्य में आप देखिए, खासकर 1920 के बाद जो छायावाद है वह छायावाद स्वतंत्रता का साहित्य है। 1930 के आसपास से या उसके पहले द्विवेदी युग में आप देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी के युग में मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, राम नरेश पाठक, इन सबका की जो कविताएं हैं, पोइट्री हैं, वो उसमें स्वतंत्रता की गूंजें प्रत्यक्ष अपरोक्ष रूप से दिखती हैं। और 30 के बाद जब दिनकर आते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी हैं और भवानी प्रसाद मिश्र हैं और ढेर सारे सोहनलाल द्विवेदी हैं, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही हैं, ये सब रेवोल्यूशनरी भी हैं। ये भी लड़ते हैं, भिड़ते हैं, जेल जाते हैं, पत्रिका निकालते हैं, कविताएं लिखते हैं, मंच बनाते हैं और जनता के बीच, जैसे नाटक आधुनिक युग में 19वीं शताब्दी में कर रहा था, 20वीं शताब्दी में कविता के मंच ने एक तरह से क्रांति लाई। अनपढ़ समाज में गांव-गांव तक, दूर दूर तक
क्योंकि प्रिंट लोग पढ़े लिखे नहीं थे, पत्रिकाएं उतनी छप भी नहीं सकती थी, पहुंच भी नहीं सकती थी। तो जो वाणी है, जो वाचिकता है, वो भक्ति काल की, आदि काल की हमारी हिंदी कवियों की जो कंठ में चीजें हैं वो वहां पर पहुंचने लगती है। और स्वतंत्रता संग्राम में माखनलाल चतुर्वेदी स्वयं जेल गए थे, दिनकर को 22 बार ट्रांसफर किया गया और नाम छद्म नाम से लिखते थे। तो स्वतंत्रता संग्राम जो 20वीं शताब्दी का है उसमें गांधी को लेकर जितनी कविताएं हैं, भगत सिंह को लेकर जितनी कविताएं हैं स्वतंत्रता संग्राम में, उन पर अनेक रिसर्च हुए हैं और आज की पीढ़ी को पढ़ना चाहिए। अगर सच्चे गांधी और सच्चे भगत सिंह क्या थे तो उस समय के कवियों, उस समय के गद्यकारों की नज़र से देखना चाहिए। उसी दौर में प्रेमचंद आते हैं। प्रेमचंद का साहित्य भी स्वाधीनता का साहित्य है। वो हंस और नवजागरण जैसी पत्रिका निकाल रहे हैं, अपनी गांधी के आह्वान पर अपनी नौकरी छोड़ देते हैं। प्रेमचंद इसी बनारस से है और प्रेमचंद पहली बार हिंदी उपन्यास के फलक को देसी बनाते हैं। स्वदेश की गंध आती है, गांव की गंध, किसान की गंध, मिट्टी की गंध, हाशिए की स्त्रियों और शूद्रों की आवाजें वहां आती हैं। और 1900 स्वतंत्रता संग्राम केवल राष्ट्र की मुक्ति का और आज़ादी का संघर्ष नहीं था, वह सुराज और स्वराज का एकल और एकांगी संघर्ष नहीं था। स्वतंत्रता संग्राम की आवाज़ों में आप देखेंगे कि वहाँ किसान आंदोलन चल रहा है। आज़ादी की लड़ाई के साथ साथ गांधी स्वयं चंपारण से पैदा हुए और तमाम राज्यों में आप राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश कहीं भी जाएं तो बड़े आंदोलन चल रहे हैं। तो वह वर्ग संघर्ष का भी आंदोलन था। स्वतंत्रता साहित्य में मैं एक मगही की कविता आपको सुनाना चाहूँगा, जो लोक भाषा की कविता है, जहाँ से पूरा चित्र 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध का खुल जाएगा। मगही में एक किसान कवि कहता है, गांव गांव घूम करके और कद्दू का तुम्बा होता है उसको बजा बजा करके वो जाता है और अनपढ़ किसानों को, स्त्रियों को, गांव के मजदूरों को समझाता है कि सुराज सुराज सब कह है हो बुधन भाई, के करा के कह है सुराज। और फिर उत्तर देता है। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि सब लोग कहते हैं कि सुराज आने वाला है, स्वराज आने वाला है। ध्यान रखिए 1940 के दशक का ये गीत है और गांव तक ठीक से स्वराज की, आज़ादी की परिभाषा नहीं पहुंची है। वो परिभाषा ऊपर तक ही तैर रही है। 1942 में जाके ठीक से पहुंची वो करो या मरो का नारा जब गांधी ने दिया। तो हे बुधन भाई, सब लोग कहते हैं कि सुराज आने वाला है, स्वराज आने वाला, अपना राज आने वाला है। किसे कहते हैं? तो उत्तर देता है वही कि खेतवा के मालिक किसान सब हो जाई और मिलवा के मालिक मजूर सब हो जाई। ओकरे के कह है सुराज हो बुधन भाई, ओकरे के कह है सुराज। जब सारे खेतों का मालिक किसान हो जाएगा और सारी मिलों, मशीनों का मालिक मजदूर हो जाएगा, उसको सच्चा स्वराज कहते हैं। अब आप समझ सकते हैं किसी भी क्रांतिकारी मुख्य धारा की साहित्य की रचना है उससे ज्यादा यह गीत जो है, जनगीत है, ये ज्यादा साहित्य है और ज्यादा प्रगतिशील है और प्रभावी है। और सबसे बड़ी चीज है कि जनता की दृष्टि को खोलने वाला है, भरम नहीं है आज़ादी को लेकर। हम अच्छी तरह जानते हैं कि आज़ादी की लड़ाई में जमींदार भी शामिल था, पूंजीपति भी शामिल थे, किसान और मजदूर भी शामिल थे, मिडिल क्लास, वकील। मालवीय जी स्वयं वकील थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे मदन मोहन मालवीय, और शिक्षा के इतने बड़े संस्थान की स्थापना उन्होंने की। तो आप देख, मालवीय जी स्वयं एक किसान पे पत्रिका निकालते थे, कम लोग इसको चिन्हित करते, उसका नाम अभ्युदय था। उस पत्रिका पे लिखा रहता था, उनके भतीजे थे कृष्णकांत मालवीय, उनको दिया था उन्होंने, मदन मोहन मालवीय ने। पत्रिका पे लिखा होता था, कृपया इस पत्रिका को पढ़कर दूसरे किसान भाई को मुफ्त में ही दे दें। ये जन जागरण था। आज तो आलम में ये है कि पैसे के बिना कुछ नहीं, ये पैसा का युग है। तो आप देखिए कि स्वतंत्रता संग्राम में राष्ट्र कैसा हो। आज राष्ट्रवाद की इतनी बहसें चल रही हैं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बहस चल रही है। स्वतंत्रता संग्राम के दौर में प्रगतिवाद आया, छायावाद का अध्ययन करिए, प्रगतिवाद का अध्ययन करिए आप। प्रगतिवाद क्या था? नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन,
ये सब जो किसानों मजदूरों की कविता को केंद्र में लेकर आए, और वर्ग संघर्ष था, किसानों और मजदूरों की सत्ता हो गई। 1936 के बाद ये तूफान, ये आंधी आती है और कविता जनता से बहुत ज्यादा गहराई से जुड़ती है। निराला जैसे कवि, पंत जैसे कवि भी नागार्जुन की धारा की कविता लिखने लगते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि जो हमारी आज़ादी की लड़ाई थी उसमें कई चीज़ें छुपी हुई थी, कई सवाल छुपे हुए थे जो आज भी प्रासंगिक हैं। राष्ट्रवाद का सवाल, और राष्ट्रवाद का जो सवाल है वहाँ कई तरह के राष्ट्रवाद हैं, किस्म किस्म के। किसान मजदूर का अलग राष्ट्रवाद है, पूंजीपतियों और मिडिल क्लास का अलग राष्ट्रवाद है, सांप्रदायिक शक्तियों का, पुनरुत्थानवादी शक्तियों का जो पीछे से ही सब हल खोजते हैं, सब कुछ उनको अतीत में दिखता है अच्छा, वर्तमान और भविष्य में नहीं, उनका राष्ट्रवाद था। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद था भगत सिंह का, इनकलाबी राष्ट्रवाद था जो मुट्ठी भर लोग, नौजवान अपनी फांसी पर चढ़ के इनकलाब ला सकते हैं। तो कितनी तरह के राष्ट्रवाद थे, आज हम एक में रिड्यूस हो रहे हैं। ये विविधता जो हिंदी की है, हिंदी भाषा और साहित्य की है, 1000 साल की परंपरा की है, वो स्वतंत्रता संग्राम में दिखाई देती है। और आत्म की खोज है, नैतिकता है वहाँ पर, तो ये चीज़ें वहाँ पर दिखाई देती हैं। और कैसा आज़ादी के बाद, आज़ादी जब होगी, संविधान बनेगा, तो उसमें जिसे कहते हैं, प्रेमचंद कहते हैं कि भाई जुम्मन कहता है, जुम्मन और अलगू की बहस होती है तो मौसी कहती है उसकी चाची की, तुम बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं कहोगे। या प्रेमचंद कहते हैं कि जॉन की जगह अगर गोविंद की आ जाए तो ऐसा, इसका मतलब ये नहीं है कि सत्ता बदल जाएगी, उसके चरित्र में बदलाव होना चाहिए। तो आज स्वतंत्रता संग्राम ने ये भी बताता है कि जो भारत में आज भारत की दुर्दशा है, जो इतना दलाल वर्ग पैदा हो गया है, बिचौलिया वर्ग, जो जनता के साथ नहीं होकर वो कारपोरेट के साथ होता है, पूंजीपति के साथ होता है, या इतनी तरह की नफरत, इतनी तरह की का विभाजन हिंदी समाज में दिख रहा है या भारतीय समाज में, स्वतंत्रता संग्राम के कवियों ने भक्तिकाल के कवियों की तरह ही हल दिया था। उन्होंने बताया था कि भाई देखो, बहुत सारे बहुरूपिया स्वदेश में ही मैकाले की शिक्षा पद्धति से पैदा हो रहे हैं जो अपनी ही जनता के दुश्मन होंगे। आज वे भरे पड़े हुए हैं चारों तरफ। तो ये स्वतंत्रता संग्राम की देन है। आज़ादी के बाद भी ज़रूरत रही, जिस तरह के विचार चल रहे थे आज़ादी से ठीक पहले, उसकी ज़रूरत रही, क्योंकि अंग्रेज़ चले गए लेकिन उन्हीं की तरह के लोग सत्ता में बचे रह गए। उस तरह का साहित्य जब आज़ादी के बाद आप देखते हैं 20वीं सदी तक, 21वीं सदी के शुरुआत तक, कैसे उसमें विस्तार होता है, कैसे दायरा उसका फैलता है। देखिए 1947 से 1980 तक के समय को मैं एक जैसा देखता हूँ। 80 के बाद भारतीय लोकतंत्र में जो गिरावट है और जो समाज में गिरावट है, उस समय 80 के बाद से अब तक के समय को मैं दूसरी तरह से देखता हूँ। स्वाधीनता के बाद उसके प्रयोगवाद स्वाधीनता के समय से ही शुरू होता है। 1943 से 1954 से नई कविता, नई कहानी का दौर शुरू होता है। 1963 से साठोत्तरी रचनाशीलता शुरू होती है। 70 के दशक में गैर कांग्रेसवाद आता है और कम्युनिस्ट मूवमेंट कई तरह से शुरू होते हैं, किसानों मजदूरों का, तो जनवारी साहित्य आता है। इस साहित्य में आप कुछ खास चीज़ें देखेंगे। एक तो जो स्वाधीनता संग्राम में मूल्य थे, तो बहुत सारे साहित्यकार जो स्वतंत्रता के पहले लिख रहे थे वो बाद में भी लिख रहे हैं। तो वो भारत निर्माण की कोशिश कर रहे हैं, वो भारत के निर्माता हैं, आधुनिक भारत के निर्माता हैं वो। और वे हाशिए की, जनता की, गांव की, किसान की पीड़ाओं को सेंटर में लाने की कोशिश कर रहे हैं। एक दूसरा तरह का वर्ग पैदा होता है जो पश्चिम के मॉडल को, नेहरू पश्चिम के मॉडल को ज़्यादा मानते थे और औद्योगिक मॉडल को ज़्यादा, शहरी मॉडल को मानते थे। तो एक बड़ा वर्ग पैदा हो जाता है लेखकों का जो शहर में ही मुक्ति खोजता है। उसे गांव लगता है कि वह सामंतवाद का गढ़ है, पिछड़ेपन की निशानी है। गांव और किसान, प्रकृति, पेड़, ये सब अप्रगतिशील हैं। शहर है, कल कारखाने हैं, बाजार का जीवन है, पश्चिमी जो शैली है जीवन की, यह एक मूल्य है, क्रांतिकारी मूल्य है। यूरोप इसी तरह बदला है तो हम भी बदल सकते हैं इसी तरह से। अब इस मूल्य पर आधारित कविताएं आती है। होता क्या है, इन दोनों की टक्कर चलती रहती है, धाराएं भी चलती रहती है।
70 के बाद, 60 के बाद, 70 के बाद, 1967 के बाद ये धारा बदलती है और जो नगर केंद्रित चीजें हैं पश्चिमी मॉडल की, नेहरू युग से स्वप्नभंग होता है और वह गांव केंद्रित, किसान केंद्रित, मजदूर केंद्रित, दलित जिसे आज कहते हैं, स्त्रियां कहते हैं, इन सब की तरफ रचनाशीलता, साहित्य, गद्य पद्य दोनों। और फिर एक विस्फोट होता है जो प्रेमचंद ने शुरू किया था उपन्यास का। जबरदस्त उपन्यास और कहानियां जो हैं वो इन सब सवालों को ज़्यादा लेकर के आती हैं। कविताएं भी आती हैं लेकिन उपन्यास और कहानियां ज़्यादा लेकर के इन सब चीज़ों को आते हैं उस दौर में। उसी दौर में फणीश्वर नाथ रेणु जैसे लोग आते हैं और 70 के दशक में शिवलाल शुक्ल आते हैं राग दरबारी को लेकर के, और तमाम लेखक वो आते हैं जो गांव से उठ रहे हैं। शहरी क्षेत्र से राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, मोहन राकेश जैसे लेखक भी हैं। गद्य में, कविता में अज्ञे हैं, मुक्तिबोध हैं, और बाद में 67 के आसपास ये अपने नागार्जुन, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल, धूमिल 60 के बाद ही, और 67 के बाद उनकी कविता में बड़ा परिवर्तन है। और इस तरह के कवि जो है, आलोक धनवा फिर आते हैं और दूसरे तमाम तरह के कवि आते हैं, गोरख पांडे हैं। इन रचनाओं में अगर आप देखेंगे तो एक 2-3 चीजें हैं कि ये सामाजिक परिवर्तन की कविताएं हैं, इनमें विचारधारा है, लेखकों में एक मूल्यबोध है, जिसको कंज्यूमरिज्म कहते हैं, जिसको भोक्तावाद कहते हैं, वो अभी नहीं आया है। लेखक समाज को बदलने के लिए और साहित्य में मूल्य भरने के लिए स्वयं को खोने के लिए तैयार है। कम ही लेखक हैं जो सत्ता की तरफ मुड़ते हैं, ज़्यादातर लेखक सत्ता को चुनौती देते हैं, जो हिंदी साहित्य की 1000 साल की परंपरा है। अब जैसे धूमिल जैसे लोग आते हैं जो संसद पर संसद से सड़क जैसी किताब में सीधे हमले करते हैं कि लोकतंत्र हमारे यहाँ वह तमाशा है जिसकी जान मदारी की भाषा है। मुक्तिबोध सीधे सीधे कहते हैं कि तोड़ने ही होंगे गढ़ और मठ, सब बदलने ही होंगे, सारा कुछ बदल देना होगा और अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने होंगे। तो ये जो स्वर है, ये स्वर वहाँ की कविता में है और वहाँ के जीवन में है और साहित्य में भी है। महिलांचल आप देखिए उपन्यास, तो वो किस तरह से महिलांचल में फणीश्वर नाथ रेणु बावन दास जैसा कैरेक्टर गढ़ते हैं, जो गांधी का रूप है वहाँ पर, और अपनी जान देने के लिए जान दे देता है। तो ये मूल्य बचा हुआ है आज़ादी के बाद कि जान दे के भी भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा है। आज क्या स्थिति है आपके सामने है। तो 80 तक ये मूल्य रहता है। 90-80 के बाद गिरावट शुरू होती है। साहित्य जो है आंदोलन, क्रांति, परिवर्तन, बदलाव और आंतरिक मूल्यों के रूपांतरण में कम भरोसा करने लगता है। विचारधारा थोड़ी सी हिलने लगती है, सत्ता की तरफ रचनाशीलता भागने लगती है और एक बड़ा कन्फ्यूजन पैदा है 80 से 90 के बीच की रचनाशीलता में। पर थोड़ी बहुत विचारधारा भी बची हुई है। 90 में 3 घटनाएं घटती हैं जिसका प्रभाव हिंदी साहित्य पे जबरदस्त पड़ता है। पहला तो उदारीकरण, LPG मॉडल जिसको कहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो ये शुरू हो जाता है, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण। भारत का फाटक खुल जाता है और पूरी दुनिया की पूंजी, संस्कृति का प्रवाह आने लगता है वह। और दूसरा जो है बाबरी मस्जिद का जो आंदोलन शुरू होता है और उसमें राम मंदिर अभी आंदोलन शुरू होता है, तो एक खास तरह से ध्रुवीकरण समाज का जबरदस्त हिंदू मुस्लिम का हमारे देश में होता है। और तीसरा जो है ये मंडल कमीशन जो आता है, तो जो हाशिया और पिछड़े का एक बड़ा हिस्सा था, जो आरक्षण वगैरह से सामाजिक ताकत से बाहर था, वह भी केंद्र में आने लगता है। इन सब से एक मिला जुला प्रभाव पड़ता है, पर केंद्रीकृत प्रभाव ग्लोबलाइजेशन का है। इन दोनों चीज़ों का नहीं है। ये दोनों चीज़ें भी शायद उसी के दबाव में पैदा हो रही थी। तो ये जो भूमंडलीकरण है 90 के बाद की जो रचनाशीलता है जो अब तक है, उसमें कुछ चीज़ों को चिन्हित किया जा सकता है कि लेखकों के पास महास्वप्न नहीं है, वैकल्पिक स्वप्न नहीं है कि एक समाज, एक राष्ट्र, एक कैसा बनाना है जिसमें पूर्ण मुक्ति हो। दूसरी चीज़ है कि विचारधारा का जो है वो अभाव है वहाँ पर।
तीसरी चीज है कि बाजार से पाठक भी जुड़ता है कंज्यूमर के रूप में, लेकिन लेखक भी बड़े पैमाने पे जुड़ने लगता है। और चौथी चीज है कि लेखक जो है सत्ता के तिलिस्म को समझने में वैचारिक रूप से अक्षम होने लगता है। इन सब चीज़ों का प्रभाव उसके बाद की रचनाशीलता पर है और एक गिरावट और होती है कलात्मकता के तौर पर, जिसको कहते हैं, जिसको सामान्य भाषा में शिल्प कहते हैं। तो भाषिक रचनाशीलता और कला की रचनाशीलता वो कमज़ोर होने लगती है। अंतर वस्तुओं का एक विस्फोट होता है उसके बाद। वो तो 80 के दशक से शुरू हो गया था। स्त्री साहित्य, दलित साहित्य और आदिवासी साहित्य, अल्पसंख्यक साहित्य, इन अस्मिताओं का विस्फोट 80 के दशक में शुरू होता है, लेकिन 90 में और तेज होता है ग्लोबलाइजेशन के दौर में। और इस तरह से एक जो सामूहिक स्वप्न है वह स्वप्न नहीं है, सब कुछ टुकड़े टुकड़े में दिखाई देता है। तो ये यात्रा है। अब हम साहित्य की, हिंदी साहित्य की कुछ विधाओं के बारे में बात करेंगे। आप उसके बारे में थोड़ा सा संक्षेप में बताइएगा और उदाहरण के साथ। सबसे पहले कविता क्या है? कविता को संस्कृत कवि ने बहुत अच्छे ढंग से कहा है, शब्दार्थ सहितो काव्यम, शब्द और अर्थ की ऐसी अभिव्यंजना जो मनुष्य के मन में, चित्त में सौंदर्य और संवेदना पैदा करे, वह कविता है। कहानी मनुष्य अपने आत्मगोपन के किसी भी टुकड़े को, अपने जीवन के छुपे हुए रहस्य के किसी एक टुकड़े को अगर वह एक प्लॉट और कथात्मक शैली में बूंद देता है, जिसका आदि मध्य और अंत हो, तो वो कहानी। कोई मानक होता है कहानी का कि अगर इस फॉर्मेट में होगा तभी हम इसको कहानी कहेंगे? ऐसा कोई मानक नहीं। अब तो ये तो विधाओं के टूटने का दौर है, लेकिन एक कहानी में एक किसी भी चरित्र का होना जरूरी है और आदि मध्य और अंत तो होना जरूरी है, और जीवन का एक प्रसंग, और ऐसा प्रसंग जो अनछुआ हो, मार्मिक हो, जो मनुष्य पाठक के मन में किस्सा गोई के माध्यम से बदलाव ला दे। कोई यही उदाहरण अगर मैं हमारे दर्शकों को बताऊं कि ये कहानी आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए? जैसे मैं एक कहानी इधर की कहूँगा, बच्चे गवाह नहीं हो सकते, पंकज बिष्ट की जादुई यथार्थवाद की कहानी है। उसमें यही ग्लोबलाइजेशन के बाद के चित्र को दिखाया गया है, 80 के जो टेलीविज़न आया है खास करके उसके दौर को, कि जिसमें ये दिखाया गया है कि एक मिडिल क्लास है शहर में, वो कमा कर रोज आता है और इतना बीमार हो गया है कि वह बच्चे को टीवी खरीद लाया है लोन पर, लेकिन अपने बच्चे को दूध और च्यवनप्राश या स्कूल फीस नहीं दे सकता है। अब वह कमाते कमाते, ओवर टाइम करते करते उसको टीबी हो जाता है। एक दिन टीवी पर प्रचार आ रहा है कि ये च्यवनप्राश, तो एक पहलवान है खली जैसा जो बता रहा है कि ये च्यवनप्राश अगर लोगे तो तुम में इतनी शक्ति आएगी और इतना दाम है। ठीक उसी समय वह टीवी देखते हुए वह जो नायक है खून की उल्टी करता है टीवी से और मर जाता है। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है, यहीं पे कहानी खत्म होती है। आप समझिए कि पूंजीवाद, ग्लोबलाइजेशन आया, वो च्यवनप्राश वहाँ है, लेकिन वह टीवी खरीदने के फेर में एक मिडिल क्लास अपनी जान दे देता है। ना वो च्यवनप्राश उसे काम देता है, ना यह नौकरी उसे काम देती है। जो ये जो त्रासदी है नए समय की, तो ये कहानी का आप देख सकते हैं। एक कहानी में शर्म बड़ा होना चाहिए। प्रेमचंद की कहानियां इसके उदाहरण हैं तमाम। उपन्यास क्या है? उपन्यास को मैं मानता हूं कि कहानी अगर गुलाब का पौधा है तो उपन्यास एक बरगद है। बरगद से सुंदर मुझे कोई रूपक नहीं दिखाई देता है। उपन्यास ऐसा गल्प है, ऐसा आख्यान है जिसमें जीवन के संपूर्ण प्रसंग को लिया जाता है, एक मनुष्य के या कुछ मनुष्यों के, और वह यथार्थ व्यापक होता है। इसीलिए उपन्यास के आदि मध्य और अंत के बीच एक तो मुख्य कहानी चलती है, लेकिन उसकी कई कहानियाँ बरगद की सिराओं की तरह, एक तो तना होता है लेकिन कई सिराएं होती हैं। हालांकि पश्चिम के उपन्यास में ऐसा नहीं देखा जाता है।
इसलिए मैं उपन्यास को कहूँगा तो भारतीय किस्म का उपन्यास भी कहूँगा, जहाँ बरगदी शैली है। पश्चिम में बरगदी शैली नहीं है, वहाँ तो यूकलिप्टस या ताड़ के पेड़ की तरह आप कह सकते हैं कि वहाँ का उपन्यास। हम हिंदी के उपन्यासों की बात करें तो हिंदी के उपन्यास में जो है, जैसे आप देखिए कि प्रेमचंद से शुरू करिए और आप स्वाधीनता के बाद के उपन्यासकारों को देखिए। मैंने जैसे कहा कि राग दरबारी का एक मैं उदाहरण लेता हूँ। राग दरबारी उपन्यास स्वाधीनता के बाद के गांव का जो विघटन है, उसकी जो विद्रूपता है, उसकी जो तबाही है, उसको सटायर की शैली में बुनता है। ये सटायर जैसा हिंदी में है वो कमाल का सटायर है, ये सीधे कबीर और नागार्जुन के यहाँ ही पाया जाता है। तो आप उसमें देखिए कि जो उपन्यास है उसमें एक गांव की कहानी है, जिस गांव में शिक्षा है, स्वास्थ्य है, खास करके जो कोऑपरेटिव सिस्टम है, उसके थाने की क्या स्थितियां हैं, स्त्री पुरुष के प्रेम के कितने फूहर रूप हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं दिखाई देती हैं। तो एक उपन्यास आप कह सकते हैं कि एक ऐसा गल्प है जिसमें एक मुख्य कथा रहती है और अनेक अंतर कथाओं को लिया जाता है, ठीक भारतीय परिवार की तरह और समाज की तरह, संयुक्त परिवार की तरह उसकी कथा चलती है। और हिंदी उपन्यास ही नहीं, संपूर्ण भारतीय उपन्यास ऐसा है। चूँकि उपन्यास का जन्म गुलाम भारत में हुआ था, तो और विचारधारा और आलोचना के एक बड़े हिस्से का मानना है कि अभी भी शासन जो है वह भूमंडलीकरण के माध्यम से औपनिवेशिक शासन चल ही रहा है, वो उत्तर औपनिवेशिक रूप में देखा जाता है। तो इसलिए फ्रेडरिक जेम्सन ने जो कहा कि गुलाम देशों का उपन्यास राष्ट्रीय रूपक होता है, तो मैं हिंदी के हर उपन्यास को राष्ट्र का आईना मानता हूँ। चाहे वह प्रेमचंद का गोदान हो, एक गांव की कथा है लेकिन पूरे देश की कथा है। मैलांचल मेरीगंज एक गांव की कथा है, पूरे देश की कथा है। ये जो राग दरबारी है वह एक गांव की कथा है लेकिन पूरे देश की कथा है। तो आप देखिए, नौकर की कमीज है विनोद कुमार शुक्ल का उपन्यास, वह एक नौकर की एक कमीज की बात है पर पूरे देश की नौकरशाही उसमें आ जाती है। तो साहित्य भीड़ के माध्यम से नहीं, मनुष्य के माध्यम से अपनी बात कहता है। और आप हर रचना में आप जो उसको राष्ट्रीयता की दृष्टि से भी विश्लेषित कर सकते हैं और उसके सवालों का हल भी वहाँ से निकाल सकते हैं। नाटक को कैसे परिभाषित करेंगे? नाटक गद्य पद्य दोनों की विधा है। जब आप कालिदास को देखिए हमारे यहाँ, तो वो तो छंद में और कविता में, पोइट्री में ही पुराना नाटक होता था और बहुत कुछ थोड़ा बहुत गद्य भी होता था। तो आधुनिकता की दृष्टि से अगर और समकालीनता की दृष्टि से देखें तो नाटक एक ऐसा गद्य और पद्य मिश्रित एक ऐसा जोनरा है, एक ऐसी विधा है जिसमें अंक होते हैं और चरित्र होते हैं, संवाद होते हैं और समकालीन सवालों से उसमें रूबरू होना होता है, उसकी टक्कर होती है। और वह नाटक जो है एक तरह से आप कह सकते हैं कि अपने समय और समाज के सवालों को हल करने वाली विधा है। आलोचना को लेकर बहुत सारे मतभेद रहते हैं और उसको समझने को लेकर भी लोग मतलब अलग अलग विचार हैं आलोचना को लेकर। आलोचना की अगर हम सही परिभाषा देखें तो क्या हो सकती है? ये आलोचना तो कृति और उसकी संस्कृति की विवेकपूर्ण, विवेक सम्मत समीक्षा है, विश्लेषण है। आलोचना लुच धातु से बनी है। लुच के दो अर्थ होते हैं, मैं अक्सर कहता हूँ। एक अर्थ होता है लोचन, आँख। तो आलोचना से हम रचना और जिस संस्कृति से रचना पैदा हुई और जिस संस्कृति में जाएगी, इन तीनों के बीच के संबंधों की जांच करते हैं। लेकिन लुच से लुच्चय भी शब्द हमारे यहाँ बना है, जिसको कहते हैं कि झूठ बोलना। तो आलोचना का काम लुच्चय नहीं है, तीसरी आंख पैदा करना है। और आलोचना हमारे यहाँ एक मजबूत विधा के रूप में
हिंदी की आलोचना रही है और एकेडमिक परिवारों ने, विश्वविद्यालयों ने, कॉलेजों ने, जो शिक्षण से जुड़े हुए लोग रहे हैं, उन्होंने आलोचना का निर्माण किया है। पश्चिम में भी ऐसा, यूरोप में, अमेरिका में आप देखें विश्वविद्यालयों से ही आलोचना का निर्माण हुआ है। तो हमारे यहाँ आप रामचंद्र शुक्ल से, रामविलास शर्मा से लेकर अब तक देखें तो आलोचना का बड़ा हिस्सा जो है वो विश्वविद्यालय से निर्मित होता है। और आलोचना रचना को परखने, उसके भीतर आस्वाद बोध प्राप्त करने, रचना को कैसे पढ़ें इसकी दृष्टि देती है, या रचना की जो कमजोरियां हैं, ये रचना क्यों कमजोर है, उसकी तरफ भी आलोचना इशारा करती है। इसलिए आलोचना का बड़ा महत्व होता है। लेकिन हर पाठक एक आलोचक है, और विशिष्ट आलोचक वह पेशेवर होता है, जो अध्यापक हो सकता है, कोई लेखक हो सकता है, जो अध्यापक नहीं हो तो आलोचक, आलोचना तो हर जगह है। विशिष्ट आलोचना का यही महत्व है कि एक बड़े संदर्भ में, वैकल्पिक मूल्य के निर्माण में वह आलोचना भूमिका निभा सके और कृति को सही जगह स्थापित कर सके। मतलब आलोचना का मतलब सिर्फ विरोध नहीं है। आलोचना सिर्फ विरोध नहीं है। आलोचना किसी भी रचना, किताब के गुण दोषों का सम्यक मूल्यांकन है। और सम्यक का अर्थ होता है कि जितनी मात्रा में गुण दोष रहे उतना ही दिखाना। अगर ऐसी बात आलोचना नहीं करती है तो फिर वह लुच धातु से लुचे हो जाएगी। तो एक तो ये है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूँगा कि पाठक चूंकि पहला आलोचक होता है, इसलिए पाठक को रचना पर पहले भरोसा करना चाहिए, रचना से जुड़ना चाहिए। और जो एकेडमिक दुनिया से जुड़े हुए हैं, जो विशेष रूप से साहित्य का अध्ययन करते हैं, उन्हें निश्चित रूप से रचना के बाद उन आलोचनाओं को भी देखना चाहिए और उसकी दृष्टि भी देखनी चाहिए। जी, अब हम साहित्य जो आज का है, हिंदी साहित्य, उस पर कुछ बात कर लेते हैं। आज का हिंदी साहित्य कितना प्रासंगिक रह गया है? क्योंकि एक समय था जब हम देखते हैं कि वो आज़ादी की लड़ाई में शामिल हुआ, फिर उन्होंने सत्ता को चुनौती दी। आज का साहित्य किस दिशा में जा रहा है? देखिए, साहित्य हमेशा से मनुष्य के अंतरतम को, भीतरी दुनिया को खोलने वाला औजार के रूप में रहा है, और वह आज भी है, कल भी रहेगा। आज जो स्थिति हुई है उसमें यह निश्चित है कि साहित्य के पढ़ने वाले पाठक कम हुए हैं, लेकिन मैं यह नहीं मानता हूं कि साहित्य अप्रासंगिक हुआ है। हमेशा से साहित्य के पाठक पूरा समाज या उनके जो श्रोता हैं पूरा समाज नहीं रहे हैं। हाँ, एक बदले हुए रूप में रहे ही भी हैं। जैसे कि अगर साहित्य का दायरा हम गीत तक ले जाएं, फिल्मी गीतों तक ले जाएं, साहित्य का दायरा हम सिनेमा के स्क्रिप्ट तक ले जाएं, साहित्य का दायरा हम उस पॉपुलर कल्चर तक ले जाएं जहां लोग गीत बनाते हैं, सुनते हैं, तो ये सब साहित्य है। तो इस तरह से मुझे तो लगता है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी और डिजिटल मीडियम के विस्फोट के बाद साहित्य नए रूप में आ रहा है और वह उसकी प्रासंगिकता बढ़ी है। प्रासंगिकता के बढ़ने के दो कारण मैं देखता हूँ। एक तो जो उत्तरवाची की ये माध्यम आया है, मैक्लुहान जिसे कहते हैं कि मीडियम इज मैसेज, तो ये जो मीडियम है नया, यूट्यूब का, सोशल मीडिया का और पूरे के पूरे इंटरनेट के संजाल का, इस मीडियम ने साहित्य को बढ़ाकर उस जन तक भी पहुंचा दिया है जहां तक वह नहीं पहुंच पा रहा था। जैसे आज भी दुनिया के कुछ हिस्से में कुछ लोग हो सकते हैं जो पढ़े हुए लिखे हुए साहित्य को पढ़ने में अक्षम हो, लेकिन जब ऑडियो विजुअल के रूप में साहित्य आ रहा है, उपन्यास बड़े बड़े आ रहे हैं, आप 1984 पढ़ सकते हैं, आप गोदान का कोई रूप पढ़ सकते हैं, आप सैकड़ों कविताएं, भक्ति, मीरा, कबीर, सूर, तुलसी की कविताएं तो कितने लोगों ने गाए हैं। और अब ऑनलाइन सुबह तो हम भारतीय समाज में सुबह तो इन भक्तिकालीन कविताओं से ही होती है, और केवल हिंदी में नहीं, भारत की लगभग सारी भाषाओं में जो भक्ति कविताएं हैं उससे लोग शुरू करते हैं। तो साहित्य बढ़ गया है, उसका अप्रोच इस मीडियम के आने के बाद, और ये और बढ़ेगा। लेकिन एक संकट पैदा हुआ है। पैदा ये हुआ है कि जो शब्द है और शब्द में जो पढ़ना है उसकी हैबिट कमजोर हो रही है।
ये खतरनाक है मनुष्य के लिए, क्योंकि तब पहले साहित्य ही मनोरंजन का एक आधार था। अब मनोरंजन के बहुत सारे आधार हो गए हैं, और साहित्य को आप सुसंस्कृत साहित्य और विकृत साहित्य में भी बांट कर देख सकते हैं। ये जो OTT पर तमाम सीरियल्स और चीज़ें आ रही हैं, उसका एक हिस्सा सुसंस्कृत और यथार्थवादी है, तो दूसरा हिस्सा जो है हमारे मस्तिष्क और चेतना को बर्बाद करने वाला भी है। ये जो मीडियम में रील्स आ रहे हैं, सोशल मीडिया है, ये सब समय बहुत खा रहा है आदमी का, और एक ऐसा मनोरंजन दे रहा है जिससे आदमी सेल्फ को समझ नहीं पाता है, उसकी कल्पनाशीलता नहीं बढ़ रही है। क्योंकि सिनेमा की रील्स की कमज़ोरी यह है कि वह खुद अपनी कल्पना दिखाता है, स्वयं गति में होता है, लेकिन हमें स्थिर कर देता है, हमारी सोचने की प्रक्रिया को वो स्थिर कर देता है। लेकिन जो शब्द है, लिटरेचर है, जब हम शब्द उसके पन्नों से गुजरते हैं, वाक्य से गुजरते हैं, दो शब्दों के बीच जब ठहरते हैं हम, तो वहाँ हमारे मस्तिष्क की, हमारी चेतना की, हमारी संज्ञान क्षमता का जो मूल गुण है, क्या गुण है? सोचना, कल्पना करना, स्मृति में जाना, नया कुछ उसी समय रच लेना अपने मस्तिष्क में, ये जो खूबसूरत पहलू हैं, ये साहित्य ही दे सकता है। और इसलिए मेरा मानना है कि साहित्य अब प्रासंगिक नहीं हुआ है। एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ कि अभी एक अध्ययन आया है, जिस अध्ययन से ये पता चला कि जब से ट्रंप का शासन अमेरिका में आया, तब से डिस्टोपिया यानी भविष्य के प्रति निराशा लोगों में इतनी बढ़ गई कि जो जॉर्ज ऑरवेल का उपन्यास है 1984, वो 10,000 गुना उसका प्रकाशन हो गया है। अब 95% अगर प्रकाशन 1984 जैसे डिस्टोपियन उपन्यास का हो जाए, जो हिंदी में भी उपलब्ध है, हिंदी के पाठकों को पढ़ना चाहिए, आज की दुनिया और हिंदुस्तान को समझना है, वो शानदार उपन्यास है। तो आप देख सकते हैं कि एक तो ये है कि साहित्य का महत्व बना हुआ है। दूसरा जो मैं बताने जा रहा हूँ, यह जो AI और डिजिटल मीडियम से लोग अपने मस्तिष्क को झोंक रहे हैं, इस पर रिसर्च आया है कि 50% से अधिक जो हमारा न्यूरॉन पैटर्न है, वह काम करना एक तरह से वो थक रहा है और नई सृजनशीलता नहीं कर पा रहा है। जो चुनौती है उसी से फिर आता है कि इसका उपाय क्या है, कैसे लोगों में पढ़ने की जो रुचि है, इच्छा है, उसको कैसे जगाया जाए। देखिए, ये सदा से एक बहुत ही जटिल प्रश्न रहा है, लेकिन पहले तो बाचिक ढंग से ये साहित्य जाता था। आज बाचिक ढंग से साहित्य को गांव-गांव तक पहुंचना चाहिए, अंतिम आदमी तक पहुंचना चाहिए। और दूसरी चीज़ मुझे लगती है कि जब से प्रिंट आया, तो साहित्य कई गुना ज़्यादा किताबों का प्रोडक्शन होने लगा। और आप जिसे स्वाधीनता संग्राम कहते हैं, उस दौर में एक काम हुआ था जिसकी ओर ध्यान नहीं जाता। हिंदी पट्टी के गांव-गांव में पुस्तकालय खुले थे। मेरे गांव में दिनकर पुस्तकालय है, राष्ट्रकवि दिनकर जी का गांव सिमरिया बेगूसराय मेरा गांव है, तो वो दिनकर जी का पुस्तकालय है। उसके पहले जब मैंने सर्वेक्षण करना शुरू किया अपने हाई स्कूल के दिनों में, तो जिले के 50 गांव में पुराने पुस्तकालय मिले जो जर्जर अवस्था में पड़ गए। तो फिर से लोगों ने जगाने की कोशिश की, कुछ जगहों पे वो पुस्तकालय जगह हैं। लेकिन आप देखिए, बिहार में बेगूसराय जिला है, यहाँ 5-7 ऐसे पुस्तकालय बड़े हैं जो राष्ट्रीय स्तर की गतिविधियां करते हैं, और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की समकालीन किताबें, अद्यतन किताबें मौजूद रहती हैं, और इलाके के और बाहर के कवि शोधार्थी वहाँ मटेरियल के लिए जाते हैं, और वो कम्युनिटी चलाती है। तो पुस्तकों को कैसे, रचनाओं को कैसे पहुंचाया जाए, इसमें 2-3 स्तरों पे काम की जरूरत है। एक तो सरकार को चाहिए कि पुस्तकालय मूवमेंट को तेज करें, गांव-गांव तक पुस्तकालय पहुंचे। दूसरा जो है, सरकार को डिजिटल मीडियम से भी डिजिटल लाइब्रेरी हर व्यक्ति तक पहुंचानी चाहिए, जिस पे बहुत काम हो रहा है हमारे देश में। डिजिटल लाइब्रेरी, और उसमें भी जन साहित्य कैसे आए। हमारे देश का
कितना जन साहित्य नष्ट हो गया, कितने गीत, मैंने 2000 किसान गीत जमा किए, अभी तक नहीं छपे हैं। जो जन कंठ में चीज़ें हैं, कहानियाँ, कविताएं, गीत, नाटक, वो सब बर्बाद हो रहे हैं, क्योंकि एक स्मृति ध्वंस का समय चल रहा है, भूलने का समय चल रहा है। तो उसको बचाने की सरकारी स्तर पर और कम्युनिटी के स्तर पर इसकी ज़रूरत है। तीसरी चीज़ मैं ये चाहूँगा कि साहित्यकारों की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं और प्रकाशकों की। प्रकाशक जो है जन साहित्य कम छाप रहे हैं, जनता तक पहुंचने वाला साहित्य कम छाप रहे हैं, जो पैसा पैदा करे और दूसरे माध्यमों से सत्ता और ताकत में बैठे लोगों की किताबें ज़्यादा छप रही हैं जो अपठनीय है। ये प्रकाशकों ने एक संकट पैदा किया है। चौथा, मुझे लगता है लेखक की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। ये लेखक को चाहिए कि वह ऐसा साहित्य रचे जिसमें वह सामान्य जन तक पहुँचे। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, कविता हो, गद्य हो, कुछ भी हो, जिसे मशीन लिख सकती है नहीं चलेगा। मनुष्य को क्या बचाएगा? जो गहरे मानस और गहरी प्रकृति के रहस्य के बीच से जो गहन रचनात्मक रचना दी जाएगी, साहित्य बनेगा, वही साहित्य भविष्य में पढ़ा भी जाएगा और मनुष्य की रक्षा भी कर सकता है, क्योंकि मनुष्य अनुपयोगी को उठाकर फेंक देता है, उपयोगी के साथ ही रहता है। मतलब वही साहित्य जो इंसानी संवेदनाओं का प्रतिनिधित्व करेगा। उसी में एक प्रसंग हम बात भी कर रहे थे, जब रामधारी सिंह दिनकर और पंडित नेहरू के बीच लड़ाई होती है, उसके बारे में आप बड़ा दिलचस्प आपने एक मौका दिया मुझे, इसके लिए धन्यवाद। साहित्य और राजनीति का संबंध हमारे यहाँ बड़ा शानदार रहा है। हम स्वतंत्रता संग्राम के दौर को ही देख लें तो रविन्द्रनाथ टैगोर और गांधी के संबंध को देखिए। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि गांधी ने दी थी और गांधी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। और शिक्षा पर शांति निकेतन जब रविन्द्रनाथ टैगोर ने शुरू किया तो गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर का शिक्षा पर मतभेद था, राष्ट्रवाद को लेकर के, विश्व मानवता को लेकर, टेक्नोलॉजी को लेकर के, भारतीय संस्कृति को लेकर के। उसके बावजूद दोनों मिलते थे और एक दूसरे से प्रेम करते थे। और महात्मा गांधी हमेशा साहित्य को अपने से ऊपर का दर्जा और रविन्द्रनाथ को देते थे। एक उदाहरण तो वो है। दूसरा, स्वाधीनता संग्राम के बाद का उदाहरण देखिए, राजनीति और साहित्य का संबंध। वो आप नेहरू और गांधी के संबंध से देख सकते हैं। नेहरू स्वयं लेखक थे, उन्होंने भारत एक खोज जैसी किताब लिखी, चिंतक थे वो, और उन्होंने दिनकर की संस्कृति के 4 अध्याय जैसी पुस्तक की भूमिका भी लिखी है। दिनकर ने नेहरू पर किताब लिखी है, लोकदेव नेहरू। दिनकर की आलोचना भी हुई, लेकिन दिनकर ने जीवन भर नेहरू की कड़ी आलोचना भी की है। स्वाधीनता के बाद वो कहते हैं कि सीधे सीधे कहते हैं कि देवता कहाँ तुम ढूंढ रहे हो मूर्ख, महलों में, प्रासादों में, तहखानों में देवता तुम्हें मिलेंगे। कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे देवता तुम्हें मिलेंगे खेतों में, खलिहानों में। और सीधे सीधे नेहरू जब 1962 में हार जाते हैं, भारत चीन के युद्ध में भारत हार जाता है, तो नेहरू को फटकार लगाते हैं, परशुराम की प्रतीक्षा जैसी किताब लिखते हैं और कहते हैं जिस कि देवता सदृश जो दिखता है लेकिन कमरे में होकर गलत हुक्म लिखता है। जिस पापी को गुण नहीं गोत्र प्यारा है, समझो उसने ही हमें यहाँ मारा। जा कहो पुण्य यदि बढ़ा नहीं शासन में, या आग सुलगती रही प्रजा के मन में, रिपु नहीं यही अन्याय हमें मारेगा, अपने ही घर में फिर स्वदेश हारेगा। ये दिनकर हैं। तो नेहरू सुनते थे। 2 बार राज्यसभा के सदस्य हुए। नेहरू कवि सम्मेलन लाल किले पे हमेशा से होता रहा, और ख़ास करके ये 15 अगस्त 26 जनवरी में पहले ज़्यादा होता था, अब तो कमज़ोर हो गया है कवि सम्मेलन। तो और प्रधानमंत्री कवि सम्मेलन भाषण देने से नेहरू नहीं जाते थे, वो कविता सुनने जाते थे कवियों की, क्योंकि अपनी संवेदना बची रहे। तो जब कविता सुनकर सारे कवि उतर रहे थे सीढ़ी से, नेहरू जी भी उतर रहे थे, दिनकर जी भी उतर रहे थे। दिनकर जी आगे थे, नेहरू जी बगल में थे। तो उम्र ज़्यादा थी नेहरू जी की, थोड़े लड़खड़ा गए सीढ़ी पर। तो दिनकर जी ने उनका हाथ पकड़ लिया।
पकड़ने के बाद देखिए क्या साहित्य और राजनीति में हास्य व्यंग्य चलता है, कितना सुमधुर है। दिनकर जी को नेहरू जी कहते हैं, अच्छा किया दिनकर जी कि आपने मेरा हाथ थाम लिया। तो दिनकर जी कहते हैं कि नेहरू जी, राजनीति जब जब लड़खड़ाती है, साहित्य ऐसे ही हाथ थाम लेता है। वाह। तो एक युग वो था, एक जो आजकल है। साहित्यकारों, लेखकों, कवियों की क्या दुर्दशा है। अब हम आखिरी सेगमेंट में पहुंचे हैं। ये आपके लिए मंच अब खुला है और सिर्फ आपका मंच है। इसमें कोई आप कविता, कोई उपन्यास का प्रसंग या कहानी, आप जो भी सुनाना चाहें और अपनी कोई कविता सुनाना चाहें तो सुनाएं। और बुरे समय में नींद जो मेरा कविता संकलन है, उसमें किसानों पर मैंने बहुत लिखा है। मुझे लगता है किसानों पे भी बहुत लिखे जाने की ज़रूरत है, तो उससे एक सुनाता हूँ। तो पहले मैं किसान वाली एक कविता सुनाता हूँ। 4 पंक्तियाँ हैं। खेत से आते हैं फांसी के धागे, खेत से आती है सल्फास की टिकिया, खेत से आते हैं श्रद्धांजलि के फूल, खेत से आता है सफेद मुलायम कफन, खेत से सिर्फ रोटी नहीं आती है। अब कुछ दोहे इधर मैंने लगभग 1000 दोहे रचे हैं। उनमें से अपने समय कुछ बनारस पे 2-3 दोहे मैं आपको पहले सुनाता हूँ, काशी पे, और एक आध हिंदी पे सुनाऊंगा। 2.5 फुटी पैदल गली, 5 फुटी है कार, दिल्ली तेरी नीतियां काशी में बेकार। दूसरा दोहा है, सड़क साढ़ पागुर करे, हूटर करे सलाम, अब बाएं में दायां घुसे काशी चक्का जाम। वाह। भारतेंदु की गली में पिज्जे का व्यापार। पूरी कचौरी का ये जनपद है और देखिए क्या बिक रहा है, बाजार कैसे घुस रहा है गली गली तक में। भारतेंदु की गली में पिज्जे का व्यापार, नई चाल में ढल रहा हिंदी का बाजार। और एक लम्ही पर सुन लीजिए कि खेत चोर हीरो बना, होरी लड़ता रोज, अब भूमि माफिया कर रहे प्रेमचंद पर शोध। तो ये काशी और हिंदी पर कुछ दोहे हैं। और ये दोहा हिंदी का पुराना छंद है। 1000 साल की हिंदी का जो इतिहास है, उसका पहला छंद दोहा है। सिद्धों ने शुरू किया था, जो बौद्ध मार्ग पे चलते हुए आगे बढ़े थे, और बड़ा क्रांतिकारी दोहा है। लेकिन मैंने इसे फेसबुक का छंद बना दिया, क्योंकि ये जो 26-26 मात्राएं हैं, 2 पंक्तियां फेसबुक पर आसानी से अट जाती हैं, इसलिए मैंने काफ़ी कुछ सोशल मीडिया पर इसको लिखा और रचा, और मैं इसको आदि छंद और फेसबुक छंद दोनों छंद कहता हूँ। इंटरेस्टिंग। और अब जाते जाते कुछ चीज़ें, एक तो आप ये बताइए कि हिंदी में जो नए बच्चे आना चाहते हैं, इस तरफ करियर बनाना चाहते हैं, उनके पास किस तरह के विकल्प हैं? देखिए, एक हिंदी में बहुत ज़्यादा विकल्प है। यह दुनिया की दूसरे तीसरे नंबर की भाषा है। अंग्रेजी चीनी के साथ हिंदी खड़ी है, और यह व्यापार की भाषा भी है। तो भारत एक बड़ा मार्केट है, और भारत एक उत्पादनशील देश भी बाज़ार के साथ बन रहा है। भारत के वर्कर्स भी पूरी दुनिया में हैं, और चूँकि बाज़ार यह बड़ा है, इसलिए माल बेचने के लिए भाषा की भी ज़रूरत होती है। तो हिंदी में बहुत स्कोप है। कला संस्कृति और खासकर मनोरंजन के क्षेत्र में, डिजिटल मनोरंजन के क्षेत्र में, OTT प्लेटफॉर्म और दूसरे क्षेत्रों में भी बहुत विस्फोट हुआ है। पत्रकारिता का विकास हो रहा है, ई कंटेंट की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, इसलिए हिंदी में बहुत ज़्यादा स्कोप है। दिक्कत क्या हुई है कि भाषा का जो संस्कार है, AI को मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादा शुद्ध भाषा लिख रही है, और नई पीढ़ी जो है वह भाषा की रचनात्मकता, उसके व्याकरण से भाग रही है। तो नई पीढ़ी को एक सच्ची हिंदी का आत्मसातीकरण करना होगा, हृदय में उतारना होगा, एक। और दूसरी चीज़ है कि हिंदी में
चाहे वो पत्रकारिता का क्षेत्र हो, बहुत स्कोप है, सिनेमा का क्षेत्र है, स्क्रिप्ट राइटिंग के लोग मिलते नहीं हैं, गीतों के गीत लेखन का क्षेत्र है, चाहे सिनेमा का हो या सिनेमा के बाहर का हो, उसमें स्कोप है। ओटीटी, अब सीरियल इतना लंबा लंबा चल रहा है और आप देखते हैं कि भारत के गांव गिराव, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश से कितनी कहानियां उठाई जा रही हैं। इसको कौन लिख रहा है? इसको पटकथा लेखक ही लिख रहा है। पटकथा लेखक कौन हो सकता है? जो सबसे पहले भाषा पर, उसकी रचनात्मकता पे पकड़ हो। तो भाषा और साहित्य वाले का ये सब बहुत स्कोप है। इसके अलावा विज्ञापन कंपनियां हैं जो कंटेंट राइटिंग कराती हैं, कॉपी राइटिंग कराती हैं, और ये जो आप स्लोगन देखते हैं, ठंडा मतलब कोका कोला, कर लो दुनिया मुट्ठी में, हाँ, और खुद को जगाओ, ये किसी लेखक के द्वारा लिखा गया है और बहुत काम इस पर हुआ है। तो हिंदी में इस तरह की भी संभावना है। इसके अलावा मुझे लगता है कि साहित्य का लेखन है। प्रकाशन उद्योग बहुत बढ़ रहा है। प्रकाशन उद्योग में संपादकों की, प्रूफ रीडरों की बिल्कुल कमी है। तो हिंदी की नई पीढ़ी जो सोशल मीडिया पे मनोरंजन और विकृति में घुस गई है, उसे भाषा संस्कार पर, रचनात्मकता पर, क्रिएटिव राइटिंग पर ध्यान देना चाहिए। जैसे अंग्रेजी का भविष्य है, वैसे ही हिंदी का भी भविष्य है। और आखिर में कुछ आप किताबें या कुछ कविताएं या फिर कुछ उपन्यास जो एक शुरुआती पाठक को पढ़ने चाहिए, जिससे उसकी रुचि जगे हिंदी साहित्य में? 2 उपन्यासों के नाम मैं लेना चाहूँगा। एक तो प्रेमचंद का गोदान, किसान जीवन की महागाथा है, महाकाव्य है। हिंदी के हर एक पाठक को पढ़ना चाहिए और पढ़ता है। दूसरा उपन्यास मैं राग दरबारी को कहूँगा कि आज़ाद भारत में जो समाज कैसे बन बिगड़ रहा है और मनुष्य उसमें कहाँ है। और दूसरी चीज़, साहित्य केवल आंसू नहीं है। गोदान में आंसू बहुत है, लेकिन राग दरबारी में हास्य है, व्यंग्य है, उसे पढ़ना चाहिए। एक तीसरी वकालत मैं करूँगा कि आज़ाद भारत में हरिशंकर परसाई के व्यंग्य, सदाचार का ताबीज एक पुस्तक है, उसको पढ़ें, जिसमें भ्रष्टाचार ऐसा कुछ है कि 30 दिनों तक वह जंतर ईमानदार बनाता है, 31वें दिन वो भ्रष्टाचारी बनाना शुरू कर देता है। आजकल जंतर मंतर का ज़माना है, तो वो इस तरह की चीज़ें वो पढ़ें। और हिंदी में बहुत सारी रुचिकर चीज़ें हैं। उपन्यास ज़्यादा नई पीढ़ी पढ़ती है तो उसे पढ़ना चाहिए। कहानियाँ हैं, कविताएं भी हैं। आलोक धनवा की किताब दुनिया रोज बनती है, हिंदी के पाठक को पढ़ना चाहिए। और धूमिल का कविता संकलन, संसद से सड़क तक। अब ऐसी पंक्ति कहाँ मिलेगी कि संसद हमारे यहाँ कोल्हू का हुआ घानी है, जिसमें आधा तेल और आधा पानी है। तिरंगा 3 थके हुए रंगों का नाम है, जिसे एक पहिया ढोता है, या इसका कुछ और भी मतलब होता है। तो राजनीति ने हमारी चेतना को तहस नहस कर दिया है। इसलिए साहित्य से इलाज और मरहम लेने के लिए हमें इन लेखकों को, इन किताबों को पढ़ना चाहिए, और नई पीढ़ी इससे अपने भीतर के घाव और रोग का इलाज कर सकती है। इसी बिंदु पर आज की एक्स्ट्रा क्लास हम ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। फिर किसी एपिसोड में और भी नए पहलुओं पर बात होगी, और हम उम्मीद करेंगे कि आप फिर से हमें मौका देंगे बात करने का। तो यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं आज की एक्स्ट्रा क्लास। फिर से मिलेंगे। शुक्रिया।